नमस्कार प्रिय छात्रों, जैसा कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था, जिसको कि औपचारिक संक्रिया अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, ठीक है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। जीन पियाजे की चौथी और अंतिम अवस्था जो है, जिसको कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, वह 11 वर्ष से प्रारंभ होकर के 15 वर्षों तक चलती है। यानी किशोरावस्था के जो बालक होते हैं वह इस अवस्था से संबंधित होते हैं। कभी कभी सीटेट या टीईटी में इस तरह के भी प्रश्न इससे जोड़ करके पूछ लिया जाता है कि जो जीन पियाजे की चौथी अवस्था है वह बालकों के वृद्धि और विकास की सामान्य अवस्थाओं में से किस अवस्था से संबंधित है, तो किशोरावस्था से संबंधित है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी जीन पियाजे के इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो किशोर बालक कहे जा सकते हैं, किशोर बालक होते हैं। ठीक है, चलिए इस अवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। यह एक चीज़ तो ये है कि इस अवस्था की समाप्ति तक जो जीन पियाजे के अनुसार एक बालक का संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। इसके साथ कुछ इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे इस अवस्था में जो किशोर होता है, चूँकि किशोरावस्था से संबंधित है, इस अवस्था में जो किशोर होता है उसका चिंतन यानी उसकी थिंकिंग प्रोसेस में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और तार्किकता आ जाती है, और अब वह अमूर्त चिंतन करने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। यानी अमूर्त चीज़ों पर भी वह चिंतन कर लेता है। इसके पहले की जो अवस्था थी, तीसरी अवस्था, जिसको हम मूर्त संक्रिया अवस्था कहते हैं, ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यानी इसके पूर्व की अवस्था में वह कंक्रीट चीज़ों को देख करके या कंक्रीट रूप में समस्या प्रस्तुत होने पर उसके विषय में चिंतन कर पाने में सक्षम होता था, लेकिन अभी अमूर्त चिंतन करने की योग्यता उसके अंदर पिछली अवस्था में नहीं था। लेकिन इस अवस्था में जो जीन पियाजे की चौथी अवस्था है और अंतिम अवस्था है, इसमें एक बालक अमूर्त विषयों पर भी चिंतन करने लगता है। अब उसे ज़रूरी नहीं है कि वो केवल मूर्त विषयों पर ही चिंतन करे, यानी ये योग्यता विकसित हो जाती है। अब वह समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर चिंतन करके करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, यानी अब वह किसी भी समस्या का समाधान कल्पनाओं के आधार पर, हाइपोथेसिस के आधार पर किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। यानी समस्याओं का एक संभावित उत्तर भी उसके पास रहता है। ठीक है ना, कि अगर बादल गरज रहे हैं तो इसका मतलब बारिश हो सकती है। ठीक है, इस तरह की जो उसमें भावनाएं पाई जाती हैं, हम कह सकते हैं कि उसका एक परिकल्पनाओं के आधार पर उसकी थिंकिंग प्रोसेस चलने लगती है। यह एक तरह से उच्च कोटि का चिंतन स्तर माना जा सकता है, जो कि इस अवस्था में विकसित हो जाती है। अब इस अवस्था का जो किशोर होता है उसकी थिंकिंग प्रोसेस में ऑब्जेक्टिविटी और रियलिटी ज़्यादा आ जाती है। यानी वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता अधिक आ जाती है उसके चिंतन में, जो इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। अब वह पहले के जैसे आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिक थिंकिंग नहीं करता था, बल्कि अब उसकी थिंकिंग में विकेंद्रण की क्षमता आ गई है। अब वह किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में कह सकते हैं कि जो थिंकिंग प्रोसेस उसका होता है वह ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर होता है, ना कि सब्जेक्टिविटी के आधार पर। कुल मिलाकर के उसकी जो सोच होती है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक हो जाती है, तथ्यों पर आधारित हो जाती है, फैक्ट्स पर आधारित हो जाती है। ठीक है, तो बालकों का जो अब कार्य रहता है वो प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित ना होकर के तथ्यों पर आधारित होता है, जो तथ्यों पर आधारित अपने स्वयं के विचारों को भी स्थापित करते हैं और भविष्य की संभावनाओं के विषय में तर्क करते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें अगर आप देखिए जो प्रमुख बातें हैं इसकी, एक तो अब ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर आधारित उसका कार्य नहीं होता है कोई भी वर्क। दूसरा, जो भी वो कार्य करता है तथ्यों पर आधारित होता है, यानी उसकी थिंकिंग प्रोसेस जो है फैक्ट्स पर आधारित होता है, ना कि सब्जेक्टिविटी पे। ठीक है, और अब वह केवल दूसरों के विचारों को ही बने बनाए विचारों को ही नहीं मानता है, बल्कि अपने स्वयं के विचार भी किसी भी चीज़ पर देता है। लोकतंत्र से संबंधित, स्वतंत्रता से संबंधित, न्याय से संबंधित, हाँ,
शिक्षा विषय पर, ठीक है, इन सब विषयों पर वह स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को भी रखने का प्रयास करता है, स्वयं के अपने विचारों को भी स्थापित करने का प्रयास करता है। और अगर उससे पूछा जाए कि शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति है उसका भावी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो उस पर भी अपने विचार देता है। यानी भविष्य की योजनाओं पर, किसी भी योजना का या किसी भी चीज़ का, वर्तमान की किसी भी चीज़ का भविष्य की चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में भी अब वह बताने का प्रयास करता है, इसके विषय में भी वह अपने विचार प्रस्तुत करने लगता है। ठीक है, इसके अलावा उसका जो बौद्धिक संगठन है, उसका जो बौद्धिक संगठन है वह अधिक क्रमबद्ध हो जाता है और किसी समस्या का अधिक से अधिक तथ्यपूर्ण समाधान खोजने में सक्षम होता है। कहने का मतलब है कि पूरी तरह से वैज्ञानिक सोच उसकी हो जाती है। किसी भी समस्या का समाधान वो पूरी तरह से पूर्ण संप्रत्ययों के आधार पर, तर्क वितर्क के आधार पर किसी भी समस्या का समाधान ढूंढता है, फैक्ट्स के आधार पर। अगली उसकी जो विशेषता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट, कि वे अपने बारे में भी विचार करने लगते हैं, इसलिए वे स्व आलोचक हो जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी प्रश्न सीटेट में बनता है कि कौन सी अवस्था में, जीन पियाजे की किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में बच्चे स्व आलोचक हो जाते हैं। यानी अपने भी जो उनके विचार होते हैं, जो थिंकिंग होती है, किसी चीज़ पे जो चिंतन करते हैं उसकी आलोचना भी करते हैं, उसका सही गलत भी आकलन करते हैं। एक तरह से स्वयं के कार्यों का, स्वयं के विचारों की भी आलोचना करते हैं वो, इसलिए उनको स्व आलोचक की भूमिका निभाते हुए पाया जाता है एक तरह से, जो इसकी इस अवस्था की औपचारिक संक्रिया अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता हो सकती है। अगली जो विशेषता है कि पुरानी पीढ़ी के मूल्यों तथा व्यवहार को अनुपयुक्त मानकर उनकी विश्लेषणात्मक, ठीक है ना, उनको एनालाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, ठीक है, और वे अपने किसी व्यक्तियों के व्यवहार के कार्यों के विषय में अपने ढंग से नैतिक निर्णय लेते हैं। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी देखने को मिलता है कि किशोर बच्चे जो होते हैं, अगर उनको किसी रीति रिवाज, परंपरा या इन चीज़ों के विषय में वो कभी कभी देखते हैं कि उसको नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है, अपना वो स्वतंत्र विचार रखते हैं। यही कारण है कि कभी कभी माता पिता या शिक्षकों तक से भी विद्रोह करने की भावना उनमें पाई जाती है, ठीक है। वो पुराने बने बनाए परंपराओं, रीति रिवाजों, इन सब चीज़ों को ना मान करके, ठीक है, नए ढंग से, नए तरीके से अपना स्वतंत्र विचार रखते हैं किसी भी चीज़ पर। ये उनके अंदर एक विशेषता पाई जाती है, ठीक है ना। और इसके पहले उनके जो नैतिक निर्णय होते थे वह दूसरों के बने बनाए नियमों पर आधारित होते थे, यानी दूसरों के जो नियम कायदे बनाए गए होते थे उन्हीं का अनुपालन करना ही वो नैतिक कर्तव्य अपना समझते थे। लेकिन अब क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, इसका निर्णय वो स्वयं करते हैं, स्वयं पर आधारित करते हैं। उनके लिए वो स्वतंत्र रूप से इस बात पर अपना वो रखते हैं कि हाँ ये उचित है, ये अनुचित है, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं जीन पियाजे की जो चौथी और अंतिम अवस्था है, जिसको हम औपचारिक संक्रिया अवस्था कहते हैं या फार्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसमें एक बालक का संज्ञानात्मक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है जीन पियाजे के अनुसार और उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। एक बालक जो पहली अवस्था में जिसका संज्ञानात्मक विकास के बड़े निम्न अवस्था में रहता है, अपने चौथी अवस्था में आते आते वह एक उच्च स्तर पर, उच्च शिखर पर संज्ञानात्मक विकास के पहुंच जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस जीन पियाजे के जितने भी जीन पियाजे की संपूर्ण थ्योरी को समझने के लिए मेरे सारे वीडियोस पूर्व के आप लोग देखेंगे, सभी को एक सीक्वेंस में देखेंगे, तभी ये थ्योरी पूरी समझ में आएगी। और इसी के साथ हम लोग आज ये थ्योरी समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं जो वैगोत्स्की द्वारा ZPD का सिद्धांत दिया गया है उसके विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार।